ओके, इनवर्स यूज ऑफ टेबल, म्यू प्लस माइनस जी सिग्मा, ये हमारे पास म्यू प्लस माइनस जी सिग्मा होगा। प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होगी, हमने फाइंड करना होगा जी की वैल्यू। जी हमारे पास पहले क्या था, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो अगर हम इसको x के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनता है, x इज इक्वल टू म्यू दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, g ऑलरेडी दूसरी तरफ है और सिग्मा इधर g के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अगर हमें x फाइंड करना हो तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर आपको g गिवन है, म्यू और सिग्मा गिवन है और आपने x फाइंड करना है तो इस तरह कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर इनवर्स टेबल को देखने में इस तरह आएगी कि आपके पास ये जी भी नहीं गिवन होगा, बल्कि आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। उस प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए आप जी फाइंड कर लोगे। उसके बाद जो भी अननोन होगा, इन तीनों में से कोई भी एक अननोन हो तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं बाकी दो चीजों की वैल्यू पुट करके। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज गिवन 40 और प्रोबेबिलिटी 25 to 55 गिवन है 0.866 और वो कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी 20 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 60। सब लोग अपने माइक जो है ऑन करके मुझे बताएंगे कि यहां पर हम पहले क्या फाइंड करेंगे, क्या चीज मिसिंग है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 लेस देन और इक्वल टू x 60 फाइंड करना चाहें तो क्या चीज मिसिंग है? सिग्मा नहीं है, इसमें सिग्मा नहीं है। तो सिग्मा हम उस इक्वेशंस के साथ फाइंड करेंगे। उस इक्वेशन में भी हमें z की वैल्यू चाहिए होगी। तो z की वैल्यू को हम इनवर्स टेबल से निकालेंगे। यहां पे देखें हमारे पास 25 to 55 तक की प्रोबेबिलिटी गिवन है। हम टेबल में जाकर इसका मीन क्या बनेगा, 40 है। हम इनमें से किसी भी पॉइंट तक उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं या जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां पे इसके दरमियान 40 पे जी 0 होगा और 25 और 55 पे हम उसको फाइंड कर लेंगे। किसी एक पे फाइंड करके हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है कि हम इसको 55 वाली साइड पे कर लें फाइंड, या हम इसको 25 वाली साइड से कर लें। लेकिन इसकी तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना, दोनों प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी गिवन है, लेकिन हमें ये जी स्कोर तो उसका बनाना पड़ेगा। अब उसने क्या किया है, P इज इक्वल टू 40 फार्मूले में पुट किया x 40 को उसने पुट कर दिया है। हाँ जी, 40 से लेकर नहीं 40 से लेकर 55 तक की प्रोबेबिलिटी उसने निकाली है। कैसे? इसको डिवाइड करके 2 पर, इसको 2 पर डिवाइड करके। अभी अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ आएगी। यहां पर हमारे पास 40 है, दूसरी उसकी जो गिवन है वैल्यू वो है 25 और अगली वैल्यू उसकी गिवन है 55। 50 है 60 है 55। हमारे पास इस पूरे एरिया की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, वो कितनी है 0.8662। अब हमने क्या किया
कि इसको जब जी में कन्वर्ट किया ये 0 बन जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक की प्रोबेबिलिटी भी हमें मिल सकती है। कैसे? इसको 2 पर अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि 40 से राइट पे भी एरिया और 40 से लेफ्ट पर 25 तक भी एरिया इक्वल है, तो हाफ एरिया इसका लेफ्ट पे, हाफ इसका राइट पे होगा। तो 0.8662 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो ये 0.4331 बन जाएगा। इट मीन्स ये चीज मेरे पास 0.331 पे मैं देख लूंगा कि यहां पर z की वैल्यू क्या बनती है। 0.4331 पे वो क्यों मुझे चाहिए? क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी z इज इक्वल टू 40 माइनस 55, सॉरी x की वैल्यू हमारे पास x माइनस में होता है 55 माइनस 40 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास नहीं गिवन। और ये चीज हमें फाइंड हो सकती है यहां से। अब हम टेबल में जाएंगे और उसकी बॉडी में देखेंगे 0.4331 कहां पे आ रहा है। ये टेबल है, इसके अंदर आप लोग ढूंढेंगे कि 0.4331 कहां पे आ रहा है, या उसके नजदीक तरीन जो वैल्यू होगी वो हम देख लेंगे, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो वो ये हमारे पास आ रहा है 0.4332, और ये किस पे आ रहा है? 1.5 ऊपर से 0 है, तो 1.5 वैल्यू इसकी हमारे पास जी की आ रही है। तो इस इक्वेशन के अंदर जी की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 1.5। तो यहां से मेरे लिए सिग्मा कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। 55 में से 40 निकाल दें तो 15 आ जाएगा। सिग्मा को इस तरफ लेकर चला जाऊंगा, 1.5 को इधर लेकर आऊंगा, तो सिग्मा की वैल्यू मेरे पास डिवाइड करके 10 आ जाएगी। अब सिग्मा की वैल्यू 10 भी मेरे पास मौजूद है, म्यू की वैल्यू 40 भी मौजूद है। अब जिस भी डिस्टेंस की वो प्रोबेबिलिटी कहेगा हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसका बी पार्ट जो है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो आप लोगों ने कर लेना। इस तरह कौन से पेज पे था? ठीक हो गया। जब ये हमारे पास 1.5 आ गया, सिग्मा की वैल्यू निकल आई, तो अब हम पिछले मेथड के साथ इसके लिए अलहदा जी और 60 के लिए अलहदा जी निकाल कर और फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके हम 50 to 60 प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका इनवर्स यूज। अब अगर हमें परसेंटाइल्स गिवन है, जैसे आप उस वक्त क्वार्टाइल्स की बात कर रहे हो, अगर परसेंटाइल्स और क्वार्टाइल्स गिवन है, उनकी अगर प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करना है तो वो कैसे हम टेबल के थ्रू करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी एमसीक्यू आता है। अब 10% वो कह रहा है, अगर क्वेश्चन को समझें, the time required by a nurse to inject a shot of penicillin has been observed to be normally distributed with mean and standard deviation 30 and 10 respectively. Find the following percentiles. हमने इसके percentiles find करने हैं कि 10th percentiles और 19th percentiles ये find करें। अब 10th percentile फाइंड करने के लिए अगर यहां से इसको आप समझें, दरमियान में होगा 50 परसेंटाइल। 50 परसेंटाइल के 5 हिस्से हम करें तो इस तरफ हमारे पास कहीं पे आएगा 10th परसेंटाइल। अब 10th परसेंटाइल पर हमारे पास एरिया जो है लेफ्ट साइड पर कितना होगा और राइट साइड पर कितना होगा।
लेफ्ट साइड पे 10% और राइट साइड पे 90%। 0 तक अगर हम जाएं तो यहां पर हमारे पास जो एरिया आएगा ये वाला, ये 0.1 10th परसेंटाइल पर, यानी 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 0.1 हमारे पास एरिया आएगा, और इस तरफ वाला एरिया 0.4 होगा। तो हम इस जगह पर अगर z फाइंड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.4 को टेबल के अंदर देखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहां पर z की वैल्यू होगी। हम जाएंगे इनवर्स टेबल के अंदर, यहां से हम देखेंगे कि 0.40 कहां पे आ रहा है। बड़ा नहीं हो रहा इसमें, 0.40 1.28 ज्यादा। सर ये लेफ्ट साइड से हमने 0.4 पे इसलिए मार्क किया क्योंकि ये 10th परसेंटाइल है और क्योंकि टोटल एरिया 0.5 है, इस वजह से। हाँ बिल्कुल, 10th परसेंटाइल की बात हो रही थी, तो 10th परसेंटाइल हमारे पास यहां पे आएगा ना, क्योंकि अगर हम यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर हम यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं तो परसेंटाइल हमारे पास होता है 10 कर रहे हैं तो उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो ये क्या आएगा 0.10 आएगा, इसलिए हमने यहां पर 0.10 लिखा है। अगर वो 50 परसेंटाइल कहता तो हम 50 डिवाइडेड बाय 100 करते तो वो यहां पर हमारे पास 0.5 पे आता। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो 0.4 हमने बकिया जो एरिया अंदर टेबल कर्व के अंदर जो हाँ, लाया है 0.4, वो इस वजह से लाया है कि ये क्यों टोटल एरिया इस साइड टेबल पे हमें 0 तक 0.5 एरिया है। देता है ना, टेबल हमें 0 तक एरिया देता है, हमने 0 तक जाना था तो हमने जी सर, 0.5 से 0.5 उसको, हमें पता है ना ये पूरा एरिया कितना है 0.5 है, 0.5 तो जी जी 0.5 जी से जी हमने ठीक 0.1 को माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया आ गया। जी सर, ये ठीक वाला है एरिया अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे जो वैल्यू z की आएगी वो होगी, जी और सर, ये अब बन समझ कितनी आया। रही है यहाँ पे अगर देखते हैं तो 0.4 मेरे पास बन रहा है यहाँ पे तकरीबन, अगर एग्जैक्ट नहीं होगी तो उसके नजदीक तरीन जो वैल्यू होगी वो लेंगे, ये बन रही है 1.28। अगर टेबल में आप देखेंगे जी सर, जी, समझ लेफ्ट आया। साइड से 1.2 और ऊपर कॉलम 8 में वो वैल्यू आ रही है 0.3997, जो इक्वल टू है ऑलमोस्ट 0.4 के, तो इसको हम 1.28 कर लेंगे, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी 1.28 होगी, लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट पे है तो इसको नेगेटिव हम साथ लिखेंगे। तो ये देखें, ये उन्होंने भी 0.3997 टेबल से देखा और उसकी वैल्यू उसने ली 1.28, क्योंकि ये लेफ्ट पर थी तो उसने इसको देखें आगे जाकर नेगेटिव किया है। तो हम x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है उसने, तो हम क्या करेंगे, वो जो इक्वेशन बनाई थी म्यू प्लस माइनस जी सिग्मा वाली, उसमें म्यू की वैल्यू प्लस जी और सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा हमारे पास 10, म्यू 30, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो x हमारे पास यहां पर कितना आएगा 17.2। इट मींस यहां पर x की वैल्यू जो होगी वो 17.2 होगी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 17.2, और यहां पर हमारे पास 30 जो है मीन है इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10th परसेंटाइल्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास
अच्छा, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये परसेंटाइल्स, अगर हम कहते हैं कि इसका परसेंटाइल 10 परसेंटाइल बना है या 25 परसेंटाइल बना है या कितना परसेंटाइल बना है, तो उसका मतलब ये होता है कि 10 परसेंटाइल यानी 10% लोग उससे नीचे हैं। अगर 10th परसेंटाइल है तो 10% लोग या डाटा उससे नीचे फॉलो कर रहा है या पीछे फॉलो कर रहा है। अगर एक बंदे का स्कोर आ जाता है 80 परसेंटाइल, अगर रिजल्ट कार्ड आप देखते हैं गैट वगैरह या इसके आप देते हैं एग्जाम, तो एंड पे एक परसेंटाइल गिवन होता है। तो उस परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि उतने परसेंट लोग आपसे नीचे हैं, या 1 इसका अगर माइनस आप दूसरा रुख उसको देखें करेंगे तो उसका मतलब होगा इतने परसेंट लोग उससे ऊपर हैं। आगे वो कह रहा है कि इसका 19th परसेंटाइल फाइंड करें, तो 19th परसेंटाइल करने के लिए इधर हमें आना पड़ेगा। इधर आएंगे तो यहां पर वैल्यू हमारे पास 19th परसेंटाइल पे अगर हम देखते हैं तो इधर क्या वैल्यू बनेगी, कितने परसेंट वैल्यू यहां पे आएगी? 0.5 आगे यहां वन तक हो जाएगी, 0.4 यहां तक हो जाएगी। तो इट मींस 19 परसेंटाइल पर भी इस तरफ हमारे पास वही 10% वैल्यूज ही बनेगी, उससे बड़ी। और इससे इस तरफ वैल्यूज कितनी बनेगी? 90। अब 90 के ये तो हमें पता है कि 0.5 है, लेकिन हमें ये वाला एरिया टेबल देगा, वो वही बनेगा 0.4। दोबारा हम इसको जाकर देखेंगे टेबल में तो वही 1.28 आएगा 0.4 पे, लेकिन इस दफा वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि वैल्यू राइट साइड पे है म्यू से। जब वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम फिर वहां पर माइनस की बजाय पॉजिटिव यूज कर लेंगे 1.28 को, तो ये हमारे पास 42.8 बन जाएगा। तो इट मींस कि हमारे पास 40, अगर आपके नंबर 42.8 हैं तो 90% लोगों के नंबर इससे कम होंगे। इसका ये इंटरप्रिटेशन होगी कि अगर 90 परसेंटाइल पर वैल्यू आ रही है 42.8, तो 42.8 से लेस जिनके मार्क्स होंगे वो कितने परसेंट होंगे? 90% होंगे। तो ये है, इस तरह आप इसका इनवर्स टेबल को यूज कर सकते हैं। बाकी इस चैप्टर के अंदर बस वही सारी इस तरह की एग्जांपल्स गिवन है, सॉल्व की हुई हैं। तो मेन था कि आपने इनवर्स टेबल को कैसे देखना है, दूसरे टेबल को जी स्कोर फाइंड करना है तो उसको कैसे आपने देखना है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैन बी क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n is sufficiently large and neither p nor q is close to 0। यानी अगर हमारे पास n जो है काफी ज्यादा लार्ज हो जाए, सफिशिएंटली लार्ज हो जाए, और p और q भी नजदीक तरीन ना हो जीरो के, इनमें से कोई भी ना p ना q जीरो के नजदीक नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट कर लेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एनपी होता है तो म्यू इज इक्वल टू एनपी कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन एनपी क्यू होता है और उसका स्क्वायर रूट, तो वो हमारे पास सिग्मा के इक्वल आ जाएगा। तो फिर इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड के साथ सॉल्व कर लेंगे। सर क्वेश्चन फिर वही है कि वेरी लार्ज का मतलब मैक्सिमम के कहां तक n हो तो हम कहेंगे जो आप उसको नॉर्मल। और ये जनरल होती है, ये जनरल होता है। आमतौर पर हम
कहते हैं कि 30 से अबव अगर है सैंपल साइज तो हम उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेते हैं। 30 जो है आप इसको कंसीडर कर लें, ठीक है। ओके। A fair coin is tossed 20 times. Find the probability that the number of heads occurring is between 10 and 14 inclusive by using the binomial distribution and the normal approximation to the binomial distribution. Binomial distribution हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है कि ये उसकी अगर हमारे पास n गिवन है और p उसका 1/2 ही होता है काइन का, और इन पॉइंट्स पर अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये है उसका आंसर, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके आ जाएगा। लेकिन वो कहता है कि अगर आपने इसको करना है थ्रू नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन तो फिर किस तरह करना होगा। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करना होगा तो पहले आप इसका एनपी और एनपीक्यू स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन यानी म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे, वो 10 और 2.24 आ रहा है। इसको हम यूज करेंगे जी के अंदर, यानी एक्स की वैल्यू माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास एक जी आ गया। उसके बाद 14.5 हमारे पास एक्स की दूसरी वैल्यू माइनस 10/2.24, तो ये हमारे पास जी की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। जी की अब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं तो इनको हम इसके अंदर पुट कर देंगे, टेबल से वैल्यू देख लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये आंसर उससे मिलता जुलता होगा, यहाँ पे आया है 0.5649 और बाइनोमियल के थ्रू जब हमने किया था तो वहां पे आया था 0.5674। तो पॉइंट्स में, एंड पे पॉइंट्स में इसमें डिफरेंस होगा। एक बात यह है कि उन्होंने हमारे पास तो पॉइंट्स थे 10 और 14, उन्होंने क्या किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में +-1/2 इसके साथ जो है दोनों x की वैल्यूज से माइनस किए हैं, +-1/2। ये क्यों किया सर? वो इसलिए करते हैं कि अगर NP हम फाइंड करें या फिर NQ हम फाइंड करें, दोनों 5 से बड़ी हूं, दोनों 5 से बड़ी हूं तो फिर हम वहां पर जब फार्मूला बनाते हैं तो x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो वहां पे हम लिखते हैं x -1/2 और फिर NP माइनस करके और फिर उसका NPQ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हम -1/2 या +1/2 उस वक्त करना है जब हमारे पास N और P को हम मल्टीप्लाई करें और वो 5 से ग्रेटर हो। यह असूल याद रखना है कि NP को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ग्रेटर होगा तो हम इसके साथ 1/2 लोअर में से माइनस और अपर में प्लस करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे इनको अगर ये NP लेस देन होगा 5 से या इसके बराबर होगा। तो ये इसमें जस्ट बताने वाला पार्ट था। लोअर में आपने क्या करना है माइनस करना है और अपर अगर है तो उसमें आपने इसको प्लस करना है। उसके बाद है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैन आल्सो बी अप्रोक्सीमेटेड बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन म्यू अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जब म्यू अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो जाए तो हम क्या करते हैं, द प्रोबेबिलिटी फॉर अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल x टू टेक द वैल्यू x इज दिस। तो हम उसको थ्रू नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो
उसमें क्या होगा हमारे पास नॉर्मल, पहले तो वो इसको प्रूफ कर रहा है, हमारा कंसर्न प्रूफ में नहीं है। हम इस तरह इसको कर लेंगे, द नंबर ऑफ कॉल्स received by an office switchboard per hour follow a Poisson distribution with parameter. Find the probabilities that in 1 hour there are between 23 and 26 calls, more than 30 calls, and etc. using the normal approximation to the Poisson distribution. यानी कि हमारे पास चॉइस होती है कि हम इसमें नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पता है कि यहां पर मीन तो गिवन है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन, लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी याद होगी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जिसका मीन और वेरिएंस बराबर थे। तो जब वेरिएंस और मीन बराबर हैं तो इट मीन दोनों 25 होंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड कर सकते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो हम इसमें म्यू और वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे, बाकी सारा काम वही वाला हो जाएगा जो हम नॉर्मल में करते आ रहे हैं। फिटिंग और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी वो हम हर जो एक्स की वैल्यूज आ रही होती हैं उनकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और उसको फिट कर देते हैं, उसको कहते हैं फिटिंग द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। ये चीज फिट हुई है, इसको आप ये लॉन्ग न्यूमेरिकल में आता है, प्रैक्टिकल्स में इसकी जरूरत नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट ये आपका हो गया है। ऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक ये हमारे पास होते हैं इसके जो वन ओवर टू पाई सिग्मा e की पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2, ये कहलाता है द ऑर्डिनेट height is the value of f of x corresponding to a specified value of x. For convenience, the ordinate of the standard normal curve at various distance from the mean have been tabulated in this table, gives the ordinate obtained from the function. ये इस function के हमारे पास ordinates देते हैं 1 over 2 पाई सिग्मा e की पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2। अगर आप लोगों को कोई कहे है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डिनेट्स क्या है तो ये आपने लिखना है फॉर डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ z because of symmetry ordinates at positive values of z equal the ordinate at negative values। यानी कि वो वही टेबल वाली बात कर रहा है कि उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पर एक जितनी हमारे पास वैल्यूज आएंगी। ये उसका मेथड है। We calculate the height of the ordinate for a observed frequency distribution having k classes with the common class with h by। तो इसका वो लॉन्ग न्यूमेरिकल में ये यूज होता है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटिंग x बार और s फाइंड करना पड़ेगा और उनके थ्रू हम एस्टिमेट करेंगे म्यू और सिग्मा। फिर हम कन्वर्ट करेंगे द क्लास मार्क्स xi को इनटू अ स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल, यानी जो भी x की वैल्यूज थी उनको हम कन्वर्ट कर देंगे z वैल्यूज में। एंड देन फाइंडिंग द ऑर्डिनेट पाई z करस्पॉन्डिंग टू ईच z, हर z वैल्यू के अगेंस्ट हम उसके z की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर मल्टीप्लाइंग जो z की वैल्यूज आएंगी बाय द फैक्टर ऑफ nh डिवाइडेड बाय s, वेयर n इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, n उसका टोटल फ्रीक्वेंसी होगा, h जो है उसकी हाइट होगी। ऑटोमेटिक क्या है
ये ऑर्डिनेट्स का टेबल है। जीरो से स्टार्ट होता है और 3.9 तक ये वैल्यू देते हैं। ये इसकी एग्जांपल आप लोगों ने देख लेनी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके एमसीक्यूज भी आप लोग देख लेना, अभी अगर टाइम है इसमें 2 मिनट है। 2 मिनट्स में आप इसमें क्या होगा, ये वही टेबल से देखनी है वैल्यू। द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व -3 to -2 आप लोग फाइंड करें। तो ये टेबल से ही आप वैल्यू देख लोगे, पहले -3 तक और फिर -2 तक और माइनस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है? बेल शेप्ड है और इसका एरिया x लेस देन आर इक्वल टू म्यू और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू बराबर ही होता है और वो 0.55 होता है। द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व यूनिटी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसके आएंगे। All normal distributions are symmetrical, having two parameters mu and sigma, bell shaped। ये तीनों चीजें इसमें भी all of the above आएंगी, यानी उसके सिमेट्रिकल भी होता है, 2 पैरामीटर्स भी होते हैं और ये बेल शेप्ड भी होती है। For standard normal probability distribution, the mean and the standard deviations are standardized। जब हम कर देते हैं, स्टैंडर्ड की बात हो रही होगी तो उसका मीन 1 होगा और मीन 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। तो इसका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो जी हम कैलकुलेट करते हैं उसको स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल कहा जाता है और इसका मीन जो है 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। द मिडल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व विद म्यू +- 2 सिग्मा इज। तो ये हमारे पास 2 सिग्मा पे कितना होता है? 95.45% होता है। तो इसको जब हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो 100 पे डिवाइड कर देते हैं तो वो बनता है 0.9545। तो इसका ऑप्शन 2 पे सी बनेगा। अगर हमारे पास 1 होता तो ये 0.6829 बनता और अगर 3 होता तो फिर हमारे पास डी ऑप्शन आता। For a normal distribution with mu and sigma, how much area will be scanned to the right of the x50? यानी x50 से राइट पे कितना एरिया आएगा? हमारे पास सिग्मा जो है 610 है और म्यू हमारे पास 50 है। अब हमें पता चल जाएगा, कोई टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।